जय हिंद गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। तो गाइस, ये वाली अकेली एक वीडियो आपके एफकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो पुराने बच्चे उनको पता होगा कि मैं जो लास्ट में वीडियोस लेकर आता हूँ, अकेली एक एक वीडियो से 20-20 क्वेश्चन भी आए हुए हैं एग्जाम के अंदर। और 20 क्वेश्चन मतलब कितना होता है, इंटू 3 कर लेना, 60 नंबर के आसपास। मतलब मैं इस अकेली एक वीडियो के अंदर आपको पूरा जीएस पढ़ाना चाहता हूँ। अगर किसी ने कुछ नहीं पढ़ा तो अगर ये पढ़ के चला जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी, कि इस वीडियो से बाहर नहीं आने वाला है। मेरा एनालाइज बहुत तगड़ा होता है, जिसको पता है वो देखे, जिसको नहीं देखनी मत देखे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट मैं अपने अकॉर्डिंग अपनी जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनकी हेल्प करूँगा। सबसे पहले मैं इसके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री की आपको एक कंप्लीट 30 मिनट की एक वीडियो मिलेगी, इसके अंदर पूरी कंप्लीट। उसके अंदर मैंने क्रिप्स पूरी मॉडर्न हिस्ट्री मतलब याद करवा रखी है। सारे ईयर किस तरीके से रटने हैं, वो कौन सी ईयर में क्या हुआ, कौन सी मुगल्स किस मतलब किस मुगल ने कौन सी बुक लिखी है, किसका ऑथर क्या है, गवर्नर्स के जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ईयर के क्वेश्चन आते हैं, महात्मा गांधी के जो क्वेश्चन आते हैं, फिक्स क्वेश्चन है एफकेट के, फिक्स क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में के क्वेश्चन आएगा। जिसका भी जिस भी शिफ्ट में पेपर हो, अपने अकॉर्डिंग सारा एक बार बस देख लो। ठीक है, बस उसको कवर अप कर लो। उसके बाद आपका पूरा का पूरा इसके अंदर फिजिक्स होगा। मतलब 20 मिनट के अंदर मैंने पूरी फिजिक्स पढ़ा रखी है, 20 मिनट। जिसको पता है किस तरीके से पढ़ाता हूँ मैं, तो वो उस वीडियो को देख के जाए प्लीज़। रिक्वेस्ट है कि आप फिर बाद में आके रिग्रेट कर दो कि यार सर मैंने पहले नहीं देखा था चैनल। पहले नहीं देखा, कोई दिक्कत की बात नहीं, अब तो देख रहे हो ना, तो अब देख के इसको कंप्लीट कर लो। उसका इसके अंदर ग्रासलैंड से क्वेश्चन आता है, कौन सा टेम्परेट है, कौन सा कहाँ पे ग्रासलैंड पाया जाता है, ये वाला क्वेश्चन पक्का पक्का आता है। एनालॉजी क्वेश्चन आता है। तो फिलहाल मैं इसके अंदर आपको ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं दूंगा, 1 घंटे की वीडियो होगी, मैक्स टू मैक्स 1 घंटा। और 1 घंटे के अंदर आपको ये मानो कि आपके कुछ नहीं तो 50-60 नंबर फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, 50-60 नंबर बहुत होते हैं गाइस, बहुत होते हैं। तो अपने 50 to 60 मार्क्स अपने आप सिक्योर कर लो बड़े आराम से। चलो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट। मॉडर्न इंडिया हेडिंग डाल लेना। मॉडर्न इंडिया का रिवीजन होगा यहाँ पे। मॉडर्न इंडिया सिर्फ जो बता रहा हूँ उतना ही याद है तो अच्छी बात है, और आपने अगर इन डेप्थ वहाँ से पढ़ रखा है जो प्रीवियस लेक्चर थे तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, देखो मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है वो आता है इनका सीक्वेंस, पहले कौन आया और उनकी फैक्ट्री कहाँ पे लगी। ठीक है, आपको क्या सीक्वेंस याद करना है? सीक्वेंस आपको ये वाला याद करना है, PBDF। क्या? PBDF। ठीक है, और इनकी फैक्ट्री कहाँ पे? देखो पी से क्या है, इतना तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। पी से है पोर्तुगीज़, ठीक है। बी से क्या है? ब्रिटिश। डी से क्या है? डच। और एफ से क्या है? फ्रांस। ठीक है, अब इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे खोली, सीधा क्वेश्चन आएगा। तो आपको ये सीक्वेंस याद रहना चाहिए, PBDF। और CS वाले क्या क्या करते हैं जाके जाके CS वाले जो बच्चे होते हैं, जो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे होते हैं, वो बाद में जाके MS करते हैं। इतना तो मेरे ख्याल से आपको याद रहना चाहिए। CS वाले बच्चे बाद में जाके क्या चीज़ करते हैं? MS करते हैं। तो ये ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। पोर्तुगीज़, ब्रिटिश, डच, फ्रांस। CS क्या है? C से क्या है? S से क्या है? M से क्या है? S से क्या है? देखो C से है आपका कोचिन, ठीक है। S से क्या है? सूरत में, ये वाला भी है सूरत ही है। और M से क्या है? मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए सीक्वेंस। प्लीज़ अगर ये आपको सीक्वेंस याद हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो अभी याद हो जाएगा। PBDF CS वाले बच्चे MS करते हैं जाके, CS वाले बच्चे MS करते हैं जाके। तो मेरे ख्याल से अगर एग्जाम में यह आता है कि पहले यूरोपियंस कौन थे, क्वेश्चन ये आता है फर्स्ट यूरोपियंस कौन थे, यूरोपियन पावर जो इंडिया में आई थी। पहला मैंने बता दिया पुर्तगीज थे, फिर कौन थे? ब्रिटिश थे, फिर PBDF। और इन्होंने कहाँ कहाँ फैक्ट्री खोली? इन्होंने CS से MS खोली। तो आपको ये सीक्वेंस इस तरीके से लेटा के लिखोगे ना, एक हॉरिजॉन्टल वे में, तो आपको जल्दी से याद होगा। PBDF, CS वाले बच्चे क्या करते हैं? MS करते हैं। तो ये आपको सीक्वेंस याद होना ही चाहिए, और मेरे ख्याल से याद हो भी गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो अब हम याद करेंगे ईयर्स, एकदम सीक्वेंस में याद करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो पहला है आपका बैटल ऑफ, जो भी मैं करवाऊंगा लास्ट में एक पेज में रिवीजन हो जाएगा, अभी सिर्फ वीडियो को देखो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो बैटल ऑफ प्लासी, पॉज करने की जरूरत नहीं है, बस एक फ्लो में देखते जाओ। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या हुआ था? देखो अब इसका ईयर कैसे याद होगा आपको? कम से कम इतना तो याद होगा, 1857 का बहुत बड़ा एक रिवॉल्ट हुआ था। मेरे ख्याल से ये सभी को याद होता है, 1857 का एक बहुत ही बड़ा रिवॉल्ट हुआ था, ये सबको याद होता है। तो इसी से 100 साल पहले, इसी से -100 कर दो तो कितना आ जाएगा? 1757। अब तो याद हो जाएगा ये। तो बैटल ऑफ प्लासी का ईयर क्या है? 1757 है। 1857 से एग्जैक्ट 100 साल पहले बैटल ऑफ प्लासी से मॉडर्न हिस्ट्री की स्टार्टिंग होती है। याद रहेगा? अब तो मेरे ख्याल से याद रहना चाहिए। तो ये थोड़ी ट्रिक साइड में बना देना जो जो मैं बताता जा रहा हूँ। तो बैटल ऑफ प्लासी हो गया। बैटल ऑफ प्लासी के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर अंदर घुसने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, कि आपके सीधा एग्जाम में ईयर आएगा और पक्का आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर, ये आ रहा है बक्सर। ठीक है, अब देखो बैटल ऑफ बक्सर, ईयर 1764। ईयर गाइस इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? 1764। अगर इसके अंदर भी कुछ चीज़ होगी तो इंपॉर्टेंट होगी तो मैं आपको बताता हुआ चलूँगा कि यहाँ से ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी याद हो गया एग्जैक्ट 100 साल पहले। फिर 64 में क्या हो गया? बैटल ऑफ बक्सर हो गया। उसके बाद आपको क्या चीज़ याद होनी चाहिए? उसके बाद आपको ये 3 चीज़ याद होनी चाहिए। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना था पहला? उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना था? और इसके ईयर भी साथ साथ में, ईयर भी याद हो जाएंगे, सब कुछ याद हो जाएगा। और पहला वाइस रॉय कौन बना था? जल्दी से बता दो, मेरे ख्याल से इतनी हिस्ट्री पढ़ रखी होगी तो याद तो होनी चाहिए। देखो ये थे पहले वेरेन हेस्टिंग,
पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, वेरेन हेस्टिंग। उसके बाद है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, विलियम बेंटिक, बेंटिक, ठीक है। उसके बाद है वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। तो अब इनके ईयर देखना, सबके लास्ट देखो, ये आएगा 1773, ठीक है, ये आएगा 1833, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। उसके बाद आ गया 1858, देखो 1857 का जब रिवोल्ट हो गया था ना, 1857 का बहुत बहुत बड़ा रिवोल्ट होता, उसके बाद कौन आ गए थे, वाइसरॉय। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो इसको, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये आपको पहला कौन था, ये आपको याद होना चाहिए, पहला और आखिरी। अगर ये पूछ ले फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, तो वेरेन हेस्टिंग। और अगर ये पूछ ले कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, तो विलियम बेंटिक, अगर लास्ट भी पूछ ले तो, ठीक है। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक। और ये पूछ ले लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो कौन था, लॉर्ड कैनिंग। लास्ट अगर पूछ ले तो ये वाला हो जाएगा, इसके वाला। मतलब देखो अभी कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, आप बस फर्स्ट फर्स्ट याद रखो। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है, वेरेन हेस्टिंग। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, विलियम बेंटिक। और वाइसरॉय कौन था पहला, लॉर्ड कैनिंग। याद रहेगा। और इसके ईयर 73, 33, 58। अच्छे से एक चार्ट बना के जो जो बताता जा रहा हूँ वो लिखते जाओ, उतना ही जितना बता रहा हूँ सिर्फ उतना याद होना ही चाहिए आपको। आगे चलते हैं। देखो अब बात आती है गाइस परमानेंट सेटलमेंट, इंपॉर्टेंट है परमानेंट सेटलमेंट। ये क्या चीज़ है, देखो परमानेंट सेटलमेंट कुछ नहीं था, एक नॉर्मल लैंड रिफॉर्म आए थे कि फिक्स टैक्स देंगे लैंड के ऊपर, लैंड पर फिक्स टैक्स, फिक्स टैक्स, लैंड पर फिक्स टैक्स अकॉर्डिंग टू द एवरेज ऑफ 10 ईयर, कि 10 साल में जितनी खेती के अंदर 10 साल में जितनी खेती के अंदर उपवार हुई है ना, उसके हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा आपको। तो इसको बोलते थे परमानेंट सेटलमेंट। तो इसको कौन सा वॉइसरॉय लेके आया था, कुछ नहीं आता एग्जाम में, तो कौन लेके आया था परमानेंट सेटलमेंट, लॉर्ड कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस। ये कैसे याद रहेगा आपको, देखो कॉर्न जो होती है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भुट्टा, है ना। तो जो भुट्टा कहाँ पे होती है, खेत पे होती है। तो आपको याद रहेगा परमानेंट सेटलमेंट कौन लेके आया था, कॉर्न आ रहा है उसके वर्ड में, कॉर्न आ रहा है। कॉर्न मतलब होता है भुट्टा, देखा है आपने कभी भुट्टा, इस तरीके का होता है, उसके ऊपर ऐसे वाइट दाने दाने से होते हैं, है ना, जिससे हम पॉपकॉर्न खाते हैं ना, तो पॉपकॉर्न जिससे आता है उसको भुट्टा बोलते हैं हिंदी में। नहीं नहीं देखा तो आपको मैं एक बार इमेज दिखा देता हूँ इफ़ पॉसिबल। देखो ऐसा होता है। तो आप इसी से याद कर सकते हो कि ये क्या हो गया, कौन हो गया, कॉर्नवालिस। तो अगर कॉर्नवालिस आ गया तो कॉर्नवालिस क्या लेके आया था, परमानेंट सेटलमेंट लेके आया था। लैंड लैंड रिफॉर्म है ये, लैंड रिफॉर्म, ठीक है। या लैंड के ऊपर टैक्स, इस तरीके से याद कर सकते हो। कॉर्नवालिस कौन लेके आया था, परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस लेके आया था, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो अब एक विलियम बेंटिक, अभी मैंने नाम बताया था, विलियम बेंटिक, याद है कौन थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मैंने अभी बताया था। ईयर क्या था, 1833, ईयर तो मेरे ख्याल से याद होगा। अब विलियम बेंटिक ने क्या क्या चीज़ करवाई थी, देखो बैन आर्यन के टाइम में, बैन बैन मतलब इन्होंने सब कुछ बैन करवाया था। सती को खत्म करा था, सती को एबॉलिश करा था 1929 में, किसने, विलियम बेंटिक ने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एफकेट के लिए। दूसरा, जो थग्स होते थे ना, थग्स, थग्स के लिए कैंपेन चलाया था इन्होंने, ठीक है, थग्स के लिए कैंपेन चलाया था। जो पुराने टाइम पे जो थग होते थे वो ट्रेन वगैरह लूटते थे, या जो राहगीर में जो रास्ते में जाते थे उन लोगों को लूट लेते थे। तो थग्स के लिए सिर्फ मैं फास्ट फास्ट पढ़ा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बस, ठीक है। तो कि कैसे याद रहेगा, बैन, इन्होंने अच्छी अच्छी चीज़ें, जो चीज़ गंदी गंदी चीज़ें थी वो बैन कर दी थी। बैन, इनके नाम में ही बैन आ रहा है। बैन क्या क्या कर दिया था इन्होंने, सती को बैन कर दिया था और थग्स को बैन कर दिया था। हो गया याद, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट, सिर्फ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, और देखना एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब अगला नाम है लॉर्ड डलहौजी, मेरे ख्याल से इनका नाम भी आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं। जो लॉर्ड डलहौजी हैं, इन्होंने देखो बहुत अच्छे अच्छे काम करे इन्होंने भी। फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज जो आप अब आईआईटी रुड़की नाम से जानते हैं, उसका नाम पहले क्या था, इंपीरियल कॉलेज ऑफ, इंपीरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। कहाँ पर है, रुड़की, ठीक है, आईआईटी रुड़की इंपीरियल कॉलेज ऑफ। इन्होंने पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क, ये सब इन्होंने इन्होंने कैनल बनवाए थे। लेकिन जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो दो चीज़ें, एक तो रेलवे की लाइन, रेलगाड़ी, चुक 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 चुक, ये ट्रेन बना रहा हूँ मैं, ट्रेन, ठीक है। तो इनके हिसाब से ट्रेन जो पहली गई थी वो इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कहाँ तक चली थी, मुंबई से लेके थाने तक। कहाँ से चली थी, मुंबई से लेके थाने तक। ईयर इंपॉर्टेंट है 1853, याद रहेगा 1853। दूसरी चीज़, इन्होंने टेलीग्राम, टेलीग्राम या टेलीग्राफ, टेलीग्राफ बोलेंगे, टेलीग्राम नहीं बोलेंगे, टेलीग्राम तो आजकल बच्चे यूज़ करते हैं। टेलीग्राफ, टेलीग्राफ ये क्या था, आगरा से लेके कहाँ तक चली थी, कलकत्ता तक, ठीक है, कलकत्ता। तो कैसे याद रहेगा, ये दोनों सेम ईयर सेम है इनका। तो डलहौजी ने बहुत अच्छे अच्छे काम करवाए हैं, बेंटिक ने भी अच्छे काम करवाए थे। बेंटिक ने दो चीज़ बैन करी थी, सती और थग को। और कॉर्नवालिस ने क्या चीज़ करवाया था, परमानेंट सेटलमेंट। और लास्ट क्या था अभी जो डलहौजी, डलहौजी ने क्या करवाया, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाया एक तो, पीडब्ल्यूडी का काम करवाया, और मुंबई से लेकर थाने तक ट्रेन चली थी, और आगरा से लेकर कलकत्ता तक क्या गया था, टेलीग्राफ। पहले टाइम पे टेलीग्राफ यूज़ होते थे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मेरे ख्याल से 1857 का रिवोल्ट,
क्यों हुआ था मेरे ख्याल से सभी को पता होगा। एक तो रीज़न नहीं है, इसके बहुत सारे रीज़न है, सिर्फ सुन लो, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। पहला रीज़न क्या है, डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैब, मतलब जिसकी कोई बच्चा नहीं है वो किंगडम, जैसे कोई एक समझो एक किंग है और उसकी कोई बच्चा नहीं है, अब उसकी गद्दी पे कोई नहीं बैठ पाएगा जिसके मरने के बाद, तो उसको कौन ले लेंगे, ब्रिटिशर्स ले लेंगे। डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैब बोलते थे इस लॉ को। और एक और क्या था, एनफील्ड, एनफील्ड राइफल। इसके अंदर क्या था, काओ का और पिग का, दोनों का चर्बी या फैट यूज़ किया जाता था, ठीक है। और देखो काओ हिंदू के लिए बहुत ही पूजनीय मानी जाती है, और पिग जो होता है मुस्लिम या इस्लाम में बहुत ज़्यादा गंदा माना जाता है। तो इसको मुंह से खोलना पड़ता था एनफील्ड राइफल्स को, उसका जो प्लग इन करते हैं उसको मुंह से तोड़ना पड़ता था, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न था, बहुत सारे, एक रीज़न नहीं है, बहुत सारे। इकोनॉमिकल डिस्टर्बेंस, मॉडर्न एजुकेशन, ये लोग सब पढ़ाना चाहते थे मॉडर्न एजुकेशन में, कौन, ब्रिटिशर्स, लेकिन इंडियन वाले संस्कृत और हिंदी पे फोकस करते थे। तो ये भी हो गया मॉडर्न एजुकेशन। और रिलीजियस इंटरफेयर करते थे वो लोग, एक रीज़न नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया 1857 का रिवोल्ट क्यों हुआ, ठीक है। और अगर ये पूछ लें ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, स्टार्ट हुआ था ये मेरठ से, इतना तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा, स्टार्ट कहाँ से हुआ था ये, मेरठ से। इंपॉर्टेंट है ये, स्टार्ट कहाँ से हुआ था ये, मेरठ से। और अगर ये पूछ ले मंगल पांडे कहाँ के रहने, कहाँ पे के थे मंगल पांडे, बैरकपुर, बैरकपुर, ठीक है, बैरकपुर। इंपॉर्टेंट है ये भी, मंगल पांडे कौन सी वहाँ से थे, बैरकपुर से थे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो अभी तक जो मैंने पढ़ाया इंपॉर्टेंट क्या था, एक पेज में फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, सबसे लास्ट में आ जाओ। जो जो मैंने पढ़ा दिया है, पहली चीज़ मैंने पढ़ाई पी, बी, डी, एफ। अब नोट डाउन कर लेना प्लीज़, सी, एस, एम, एस, पुर्तगीज़, ब्रिटिश, डच, फ्रांस, कोचिन, सूरत, मसूलीपट्टनम, सूरत। दूसरी चीज़, इसके बाद मैंने क्या पढ़ाया, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। प्लासी का कब हुआ, 1757, मेरे ख्याल से भूलोगे नहीं, और 1764, ईयर याद होने चाहिए दोनों के दोनों। उसके बाद तीसरी चीज़ मैंने पढ़ाई, तीन, एक था कॉर्नवालिस, ठीक है, इसने क्या चीज़ करी है, एक डलहौजी था लास्ट में, ठीक है, डलहौजी ने क्या क्या इंपॉर्टेंट करा। और एक बताओ बीच में, एक मेरे को याद नहीं आ रहा क्या था, देख लेते हैं। बीच में कौन सा, बेंटिक, हाँ बेंटिक, बेंटिक। तो बेंटिक ने क्या क्या करा था, सती करी थी, और जो थग्स थे उनके लिए करा था। कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट करा था। डलहौजी ने तो ट्रेन करी थी, ट्रेन कहाँ से, मुंबई टू थाने, और टेलीग्राम कहाँ से किया था, आगरा से लेके कलकत्ता तक, ठीक है। तो सिर्फ अभी तक हमने इतना पढ़ा है, और 1857 का रिवोल्ट पढ़ लिया। मेरे ख्याल से आपको इतना याद हो गया होगा। चलो आगे चलते हैं। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ यहाँ से ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और किसने क्या क्या करा, इसको बोलते हैं सोशल रिफॉर्म्स, आ रहे हैं रिफॉर्म्स, ठीक है। देखो इसमें आपको कुछ नहीं करना, जो बताता जा रहा हूँ सिर्फ वो अच्छे से एक बार माइंड में सेट हो जाएगा। देखो ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो ये है ब्रह्मो समाज, किसने स्टार्ट करा और ईयर इंपॉर्टेंट है। वैसे ही आर्य समाज, फिक्स क्वेश्चन है ये, इसने स्टार्ट करा और ईयर क्या है। और राम कृष्ण मिशन, राम किशन मिशन, किसने स्टार्ट करा और ईयर क्या है, ठीक है। और ये लास्ट में थियोसॉफिकल सोसाइटी, किसने स्टार्ट करा और क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ईयर देखो, ये किसने स्टार्ट करा था, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, याद रहेगा ये, राजा राम मोहन राय। ईयर, ईयर इसका क्या है, देखो राजा राम मोहन राय, इसका ईयर है 1828 या 29 भी बोल सकते हो आप, 1828। देखो इतना क्लोज नहीं देगा ऑप्शन में, लेकिन आपको कैसे याद रहेगा, राजा राम मोहन राय ने विलियम बेंटिक की हेल्प करी थी सती को एबॉलिश करने में। एबॉलिश का मतलब होता है खत्म करने में। तो अभी मैंने बताया विलियम बेंटिक ने क्या चीज़ करा था, जल्दी से बताओ, यहाँ मैंने बताया था ये, विलियम बेंटिक ने सती को क्या करा था, खत्म करा था, ठीक है। तो उसमें राजा राम मोहन राय ने हेल्प करी थी। तो वो वाला ईयर क्या था, सती को एबॉलिश करने वाला इंपॉर्टेंट ईयर है 1829, 1829। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना कब करी थी, 1828, उससे एक साल पहले, ठीक है। अब आता है आर्य समाज। आर्य समाज है स्वामी दयानंद सरस्वती। गाइस पक्का क्वेश्चन आएगा यहाँ से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड को प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, दयानंद सरस्वती, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था, ये इंपॉर्टेंट है ये भी, जो मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ। इन्होंने बोला था गो बैक टू वेदास, गो बैक टू वेदास। किसने बोला ये, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बोला है गो बैक टू वेदास। इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद है रामकृष्ण मिशन। जो रामकृष्ण मिशन है ये किसने करा था, विवेकानंद, या फिर आप रामकृष्ण परमहंस, स्टार्टिंग जो करी थी वो करी थी राम किशन परमहंस। लेकिन इन्हीं के ही चेले, या चेले बोल सकते हो या स्टूडेंट बोल सकते हो, क्या था उनका नाम, विवेकानंद, ठीक है। रामकृष्ण मिशन क्या है, विवेकानंद, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दिया। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है ये किसने करी थी, एनी बेसेंट, ये तो मेरे ख्याल से सभी को याद होगा, एनी बेसेंट, ठीक है। इस चार में से एक क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है, कुछ भी कर लो ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आता है लॉर्ड कर्जन, कर्जन, देखो कैसे है, तो भाई लॉर्ड कर्जन ने वेस्ट बंगाल देखा है अपना, ये बंगाल है समझो, ये रहा पूरा बंगाल, इसको क्या करा था, हिंदू में और मुस्लिम में डिवाइड कर दिया था। तो
जो डिवाइड करे वो क्या होता है, कर्जन होता है, कर्जन। ये तो मेरे ख्याल से मतलब मेरे ख्याल सभी को ये याद होगा, लॉर्ड कर्जन ने डिवाइड खेला था, डिवाइड एंड रूल वाला, है ना। कब खेला था? 1905, 1905, याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद अब इसी के कंटिन्यू में मैं इसकी स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे, नेक्स्ट स्लाइड नहीं लेके आ रहा, स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे, देखो। उसके बाद क्या हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट आया था, स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। जो स्वदेशी मूवमेंट था, तो ये फर्स्ट पहला मास मूवमेंट था, फर्स्ट मास मूवमेंट, ठीक है, याद रहेगा, ये फर्स्ट मास मूवमेंट था। और इसी के बाद डिमांड ऑफ स्वराज आया था। किसने करा था डिमांड ऑफ स्वराज? डिमांड ऑफ स्वराज, दादा भाई नारोजी। जानते हैं इसको सब लोग, सभी लोग जानते होंगे, दादा भाई, दादा भाई नरोजी। देखो, दादा भाई नरोजी का दूसरा नाम है, इनको बुलाते थे दद्दू, दद्दू प्यार से बुलाते थे ना, से दादाजी को दद्दू बुलाते थे, तो सबसे बूढ़े थे, तो इनका दूसरा नाम क्या है, इनको बुलाते थे दद्दू। ये दद्दू है, ठीक है, डी ए यू, दद्दू बुलाते थे। और क्या बुलाते थे इनको? और बुलाते थे ग्रांड ओल्ड मैन, ये एन है, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का बूढ़ा आदमी, प्यार से, है ना, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट है ये, याद रहेगा ये। डिमांड ऑफ स्वराज किसने करी थी? दादा भाई नरोजी, कलकत्ता सेशन में। इसी के बाद क्या हुआ था? सूरत स्प्लिट। गाइस जो मैं बताता जा रहा हूँ, ये आपको ईयर ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1907, 7 का मतलब होता है साथ साथ, साथ साथ रहना, है ना, हिंदी में, लेकिन यहाँ साथ साथ नहीं, यहाँ पे स्प्लिट हो गया था। कौन सा? सूरत में, सूरत का स्प्लिट कैसे? इंडियन नेशनल कांग्रेस पता है आपको? इंडियन नेशनल कांग्रेस में दो दल बन गए थे, एक एक्सट्रीमिस्ट और एक मॉडरेट का। तो सूरत स्प्लिट कब हुआ था? ईयर याद करवाने के लिए 1907, ठीक है। आगे चलते हैं, सिर्फ ईयर ईयर इंपॉर्टेंट है यहाँ से सारे। 1909 में कौन से रिफॉर्म आए थे? मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, ठीक है। उसके बाद आपको याद होना चाहिए 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। 1907 में क्या हुआ था? सूरत स्प्लिट हो गया था, फिर लखनऊ पैक्ट हुआ था। लखनऊ पैक्ट में ये सब मिल गए थे, लखनऊ पैक्ट, इवन मुस्लिम लीग यहाँ पे मिल गई थी इनके साथ, ठीक है। सिर्फ ईयर याद करवा रहा हूँ, इन डेप्थ आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ईयर इंपॉर्टेंट है, ईयर याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है गाइस होम रूल मूवमेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, होम रूल मूवमेंट। देखो, होम रूल मूवमेंट, दो मूवमेंट चले थे, एक चला था एनी बेसेंट के द्वारा, एनी बेसेंट, और एक चला था बाल गंगाधर तिलक, दोनों के नाम पता होना चाहिए। दो होम रूल मूवमेंट चले थे, काफ़ी बच्चों को पता नहीं होता। दो तो चले थे, एक था एनी बेसेंट के द्वारा, दूसरा था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। जैसे जैसे लिखवाता जा रहा हूँ उतना उतना लिखता चलो, क्योंकि आपको ये सब याद हो जाएगा। उसके बाद गांधी जी, अब देखो गांधी जी से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। पहली चीज़, गांधी जी कौन सी डेट को आए थे? 9 जनवरी, क्योंकि जनवरी फैक्चुअल बहुत ज़्यादा आता है। 1915, इसको कौन से डे से बनाते हैं हम लोग? प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद प्रवासी भारतीय दिवस के बाद आपको इसमें दो चीज़ और पता होनी चाहिए, एक तो चंपारण हुआ था, सी, एक के हुआ था खेड़ा सत्याग्रह, और एक ए, सी के ए, याद रहेगा ये, सी के ए। जैसे ए बी सी डी होता है, अगर आप ए बी सी डी नीचे से लिखोगे तो पहले ए लिखोगे, फिर बी लिखोगे, फिर सी लिखोगे, तो आपको ऐसे याद रखना है, ए और सी लास्ट में आ रहा है, ए स्टार्टिंग में आ रहा है, तो नीचे से देखा जाए तो इस तरीके से आ रहा है। इनके ईयर क्या है? इसका ईयर है, यहाँ पे लिख देता हूँ दूसरे कलर से, इसका है 1917, इंपॉर्टेंट है, ईयर ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। इसका है 1918, इसका भी 1918, बट अगर सिक्वेंस पूछे तो इस तरीके से। तो पहला कौन सा था? चंपारण, CHAM पारण, चंपारण सत्याग्रह। फिर क्या था? खेड़ा सत्याग्रह। फिर क्या था? अहमदाबाद, अहमदाबाद में। अब क्या क्या हुआ था, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, इन डेप्थ तो नहीं, सिर्फ ईयर इंपॉर्टेंट है, तो और इसकी सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बता दिया। चंपारण में क्या था? इंडिगो के ऊपर था, खेती के ऊपर, इंडिगो की खेती के ऊपर था कुछ इशू, बस इतना याद रख लो। खेड़ा में कुछ टैक्स इशू था, और यहाँ पे पे का कुछ डिस्प्यूट था, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए, जितना मैंने लिखा है गांधी जी के बारे में इससे ज़्यादा नहीं पता होना चाहिए। पहला 9 जनवरी 1915 में प्रवासी भारतीय इंडिया में आए थे। अगर एक क्वेश्चन और है कि गांधी जी को पहली बार जेल कब हुई थी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये गांधी जी हैं, ये जेल के पीछे चले गए, इस तरीके से डायग्राम बना लेना, ये गांधी जी हैं, ये जेल के पीछे हैं, जेल में चले गए। तो पहली बार अरेस्ट कब हुए थे? ये अरेस्ट, अब सब लोग जो तुक्का मारेंगे, सब लोग जो तुक्का मारेंगे वो गलत मारेंगे, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। गांधी जी पहली बार अरेस्ट हुए थे 1908 में, जब वो साउथ अफ्रीका में थे। इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूँ। देखो 1915 में इंडिया में आए हैं वो लोग, वो ठीक है, लेकिन वो उससे पहले ही एक बार अरेस्ट हो चुके हैं साउथ अफ्रीका में। ये क्वेश्चन आपका एफकेट में आ रखा है कि इस तरीके से फ्रेम हुआ था ये, जो गांधी जी हैं वो कब अरेस्ट हुए थे। तो ऑप्शन जो दिए थे उन्होंने ऐसे दिए थे, 1915, 1917, 1918, ये हो गया 1908। तो बच्चों ने क्या तुक्का मारा? बच्चे इसका तुक्का ये मारते हैं कि यार 15 में तो वो आए थे इंडिया में, तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा, नहीं, उससे पहले ही वो 1908 में साउथ अफ्रीका में वो पहले ही एक बार अरेस्ट हो चुके हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अरेस्ट,
कब अरेस्ट हुए थे वो? 1908। ठीक है, गांधी जी के बारे में इतना आपको पता होना चाहिए एफकेट पॉइंट ऑफ व्यू से, केवल इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, एक भी पॉइंट फालतू नहीं बता रहा, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। देखो, इसके बाद आता है 1919 में, 1919 में और 1919, क्योंकि 1919 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1919 और 1919 बोलोगे सर ये 3 बार क्यों लिख दिया? 3 बार गाइस इसलिए लिखा है, देखो 1919 में ही आया था आपका रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट का मतलब ये है, ना अपील होगी, ना वकील होगा, ना दलील होगी, सीधा पकड़ो जेल में डालो। ये किसका? ये ब्रिटिशर्स लोग लेके आए थे रॉलेट एक्ट। ठीक है, अब क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट के बाद आया था जलियांवाला बाग, आपको अगर याद हो 1919 में, एग्जैक्ट डेट भी आती है यहाँ पे, इसको दूसरे कलर से लिखता हूँ, 13 अप्रैल। कौन सी अप्रैल? 13 अप्रैल 1919। इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। कौन सा वाला बाग है? ये है जलियांवाला बाग। ट्रेजेडी जो हुई थी, जनरल डायर ने आके एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, उन्होंने फायर किया, परमिशन दे दी थी, और 379 डेथ हुई थी, 379। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है डेट। उसके बाद आ गया हाँ 1919 में एक और हुआ था जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है मोंटेगो कैम्सफोर्ड रिकॉर्ड, कैम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक ठीक है, बस आपको नाम पता होना चाहिए और ईयर। तो 1919 में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ हुई हैं, तीनों मैंने एक साथ लिख दी हैं। आगे चलते हैं। देखो, अब आता है गाइस आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कि हम किसी के साथ कॉपरेशन नहीं करेंगे। किसने स्टार्ट करा था ये? अपने प्यारे गांधी जी ने। इन्होंने सोचा कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। क्यों सोचा? देखो, इसके पीछे भी 3 रीज़न थे। अब पहला, स्वराज चाहिए था। ठीक है, ये तो फैक्चुअल, ये एग्जाम में नहीं आएगा, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बता रहा हूँ। दूसरा, एक तो जलियांवाला बाग, अभी मैंने बताया ना 1919 में, ये कब हुआ था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था 1920 से लेकर 22। तो एग्जैक्ट डेट नहीं है, तो वहाँ पे डेट नहीं है, तो डेट नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, अब देखो क्या बता रहा था मैं, हाँ, तो पहला एक तो स्वराज चाहिए था, जलियांवाला बाग की ट्रेजेडी हो गई थी, और तीसरी चीज़ हो गई थी खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट क्या है? खिलाफत मूवमेंट गाइस कुछ नहीं है, खलीफा को रिमूव कर दिया था। अब खलीफा क्या होते हैं? खलीफा होते हैं मुस्लिम रिलीजन्स के बहुत बड़े लीडर। ठीक है, तो खिलाफत मूवमेंट ये मूवमेंट था कि मुस्लिम के जो टॉप मोस्ट रिलीजन्स थे कहाँ पे? टर्की में, और टर्की में उनको रिमूव कर दिया गया था। बस इतना याद करना है, तो अभी फिलहाल के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये गांधी जी ने सोचा कि ये मूवमेंट ऐसे स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एंड कैसे हुआ था? एंड हुआ था चौरा चौरी कांड से। ये क्या है? चौरी चौरा, चौरी चौरा क्या है? ये चौरी चौरा गोरखपुर में एक पुलिस स्टेशन था, उसको लोगों ने बास मूवमेंट करके जला दिया था। ठीक है, इसके अंदर 22 पुलिस वालों की डेथ हो गई थी। तो चौरा चौरी कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट प्लेस गोरखपुर। जितना बता रहा हूँ सिर्फ उतना। अब यहाँ पे इस पूरे पेज में क्या याद होना चाहिए? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, और उसके बाद चौरा चौरी से खत्म हो गया था, और इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलकर पार्टिसिपेट किया था। और अगर खिलाफत मूवमेंट का कुछ याद करना है तो जौहर ब्रदर्स ने स्टार्ट करा था ये, मोहम्मद एंड शौकत अली जौहर। लिख देता हूँ मैं, मोहम्मद एंड शौकत अली जौहर, JAUHAR, जौहर ब्रदर्स बोलते हैं इन्हें, जौहर ब्रदर्स ने स्टार्ट करा था। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, अब आते हैं बात, भगत सिंह के साथ एक नाम और आता है हमेशा, बताओ क्या? 2 नाम और आते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, भगत सिंह के साथ जो दूसरा नाम आपके मुंह पे आना चाहिए तुरंत, वो है बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त। बोलेंगे सर ये कौन है, ये कौन आ गए? अगर आपने अच्छे से हिस्ट्री पढ़ी है, हमारे लेक्चर्स देखें, तो आपको याद होगा बटुकेश्वर दत्त ने और भगत सिंह ने दोनों ने बम फेंका था सेंट्रल असेंबली में 1929 में। ठीक है, ऐसे ही पॉपुलरिटी पाने के लिए, तो इनको हैंग कर दिया गया था। किस किसको? अब यहाँ पे नाम लिख देता हूँ मैं। इन्होंने, अगर इन दोनों का नाम आता है तो अलग से ये लिखना, इन्होंने बम फेंका था कहाँ पे? असेंबली में, सेंट्रल असेंबली। ठीक है, सेंट्रल असेंबली में इन्होंने बम फेंक दिया था। और अगर फांसी की जो सज़ा दी गई थी, 3 लोग को दी गई थी। कौन कौन थे? पहले थे भगत सिंह, ठीक है, राजगुरु, मेरे ख्याल से ये सभी को पता होगा, इन्होंने अब कुर्बानी दी है हमारे लिए। उसके बाद है सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा? डेट किस दिन था? 23 मार्च 1931, और कौन सी जेल में? लाहौर की जेल में। याद रहेगा ये? ठीक है, अब चलते हैं हम आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, अब सिर्फ ईयर इंपॉर्टेंट है। साइमन, साइमन गो बैक के नारे लगे थे, मेरे ख्याल से ये सभी ने पढ़ा होगा, साइमन कमीशन। ठीक है, जो साइमन कमीशन था, एक चीज़ रखना, साइमन की एज कितनी है? एक लड़का है साइमन है, उसकी एज कितनी है? 27। याद रहेगा, साइमन 27। तो ये कब आया था? 1927 में साइमन कमीशन आया था, याद रहेगा? ठीक है, सिर्फ यही याद होना चाहिए। उसके बाद है लाहौर सेशन, लाहौर सेशन ये कब हुआ था? सेम इसी के बाद लाहौर सेशन हुआ था, ये भी 1927 में हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद आता है सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, या इसको क्या बोल देते हैं? और इसी को बोल देते हैं दांडी मार्च, या इसी को बोल देते हैं सॉल्ट सत्याग्रह। बहुत सारे नाम इनके। ठीक है, सॉल्ट सत्याग्रह, दांडी मार्च, सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट।
कब स्टार्ट हुआ था ये डेट इंपॉर्टेंट है, 12 मार्च 1930 में। ये पहला ऐसा मास मूवमेंट था जो कि लीडर लेस था, मतलब इसके अंदर किसी भी लीडर ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब जो मैं फिगर बनाने जा रहा हूँ यहाँ से पक्का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। देखो पहला हो गया सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट, या इसको बोल देते हैं डांडी मार्च, डांडी मार्च, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था, सारे लोग जेल में बंद कर दिए गए थे, किसके, ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब क्या हुआ, इसके बाद हुआ फर्स्ट राउंड टेबल। मैं गोला बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ यहाँ पे फर्स्ट राउंड टेबल। क्या है ये फर्स्ट राउंड टेबल, कुछ नहीं है, लंदन में एक डिस्कशन होता है, बस ये मानो एक राउंड टेबल होगी, उसके ऊपर सब लोग बैठेंगे और एक नॉर्मल सा डिस्कशन होगा, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड टेबल में क्वेश्चन ये आएगा आपके एग्जाम में, ईयर पहला कब का हुआ है 1930। फर्स्ट राउंड टेबल के बाद बीच में जब इसके अंदर, क्योंकि सब सारे लीडर कहाँ थे, जेल के अंदर, क्योंकि इससे पहले क्या हुआ था, दांडी मार्च हुआ था, तो सारे लीडर कहाँ थे, जेल में थे। तो कोई पहली राउंड टेबल में किसी ने पार्टिसिपेट करा, किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं करा, खासकर किसने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं करा यहाँ पे। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब फर्स्ट राउंड टेबल तो हो गई, अब जब किसी ने पार्टिसिपेट नहीं करा तो अब क्या हुआ, गांधी इरविन पैक्ट आया, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे दूसरे कलर से, देखो गांधी इरविन पैक्ट। अब गाइस ये क्या चीज़ है, गांधी इरविन पैक्ट नॉर्मल सा एक ऐसा पैक्ट हुआ कि गांधी जी ने बोला कि हम लोग सेकंड राउंड टेबल में पार्टिसिपेट करेंगे, आप सारे जितने भी यहाँ पे ये जो जेल में बंद हुए थे इन सबको छोड़ दो। तो छोड़ दिया गया, फिर दोबारा से गोला बना रहा हूँ, ये हुई थी आपकी सेकंड राउंड टेबल, गोला मतलब सेकंड राउंड टेबल, सेकंड राउंड टेबल। ये कब हुई, ईयर इंपॉर्टेंट है और इसका भी ईयर इंपॉर्टेंट था, सीधा एग्जाम में ईयर पूछेगा कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ, 1931। तो 30 के बाद 31, और जो सेकंड टेबल है ये कब हुई, 1931, ठीक है, ओके। इसके बाद फिर से आगे चलेंगे, अब इसके अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, इसके अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया अकॉर्डिंग टू द गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। देखो आगे चलते हैं, अब क्या हुआ, इसके बाद मैकडोनल्ड्स अवार्ड आ गया, ये कॉमनल अवार्ड बोल देते हैं इसको, बोलेंगे सर ये क्या चीज़ आ गई, नॉर्मल सा कुछ भी नहीं है। देखो मैकडोनल्ड अवार्ड एक नॉर्मल सा ऐसा अवार्ड है कि वहाँ के लोगों ने, वहाँ का मैकडोनल्ड एक वो था, पीएम था लंदन का, उसने ये बोला कि भाई इंडिया में फूड डालनी पड़ेगी, फूड डालने के लिए उसने सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। अब ये क्या चीज़ होती है, छोड़ो, बस ये मान लो हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन एंग्लो इंडियन वुमेन दलित सबको बांटने के लिए एक लॉ बना दिया उसने कि ये सबको मैं बांट सकूँ, ऐसा कुछ लॉ बना दिया, मैकडोनल्ड अवार्ड। तो आपको सिर्फ ईयर इंपॉर्टेंट है, ईयर कब है इसका, कब आया था ये 1932 में। अब क्या हुआ, इसके लिए जब मैकडोनल्ड अवार्ड आ गया, इसके रिस्पॉन्स में गांधी जी ने क्या चीज़ करा, इसके रिस्पॉन्स में गांधी जी बहुत गुस्सा हो गए कि ये तो बांटने और राज करने की पॉलिसी फिर से चालू हो गई इनकी। तो इसके अपोज में गांधी जी ने पूना पैक्ट किया, पूना पैक्ट। अब ये क्या गाइस, पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ, पहला क्वेश्चन ये, पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी के बीच में, लिखा भी नहीं जरा, छोड़ो, गांधी जी के बीच में हुआ था और अंबेडकर, ठीक है, ये गांधी जी हैं और अंबेडकर, तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था, बस इतना ही आपको याद होना चाहिए। ईयर क्या है 1932। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, इसके बाद फिर से एक राउंड टेबल होती है, उसको बोलते हैं थर्ड राउंड टेबल, ये कब हुई 1932 में, थर्ड राउंड टेबल। बस इसके अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं करा था, क्यों, इस वाले मैकडोनल्ड अवार्ड से गुस्सा होकर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं करा था। अब इतनी मैंने यहाँ पे बकवास कर दी, यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से फ्रेम होगा, एक मैंने नंबर लाइन बनाई है इस तरीके से ताकि आपको ये याद रहे। देखो पहला क्या हुआ था, दांडी मार्च, सब लोग जेल में चले गए, फर्स्ट राउंड टेबल इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, गांधी इरविन पैक्ट हो गया कि तुम सारे जो बंदे जेल में उनको छोड़ दो और हम राउंड टेबल में पार्टिसिपेट कर लेंगे, सेकंड ने पार्टिसिपेट कर लिया, फिर मैकडोनल्ड अवार्ड आ गया, फिर पूना पैक्ट आ गया, किसके, गांधी जी के और अंबेडकर के बीच में हुआ। इसमें गांधी जी ने बोला कि हम दलित को लोग सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देंगे, और सेपरेट इलेक्टोरेट कुछ नहीं होता है, देखो एक नई स्टडी बता देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेपरेट इलेक्टोरेट कौन होता है, जैसे ये एक बंदा है, ये मुस्लिम है, ये एक बंदा है, ये हिंदू है, ये एक बंदा है, ये दलित है, ठीक है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है सारे मुस्लिम जो वोट देंगे केवल मुस्लिम को देंगे, सारे हिंदू जो वोट देंगे केवल हिंदू को देंगे, सारे दलित जो वोट देंगे केवल दलित को देंगे, मतलब कोई भी हिंदू मुस्लिम को वोट नहीं दे सकता, ठीक है। इसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब सेपरेट सेपरेट इलेक्शन हो जाएंगे सबके, हिंदू के अलग, मुस्लिम के अलग, दलित के अलग, वैसे ही इसी ये जो अवार्ड आया था मैकडोनल्ड अवार्ड, ये यही बोलता था कि सबको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिए जाएंगे, है ना, तो सब लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन गांधी जी को पता चल गया था कि ये हमको बांटने की कोशिश कर रहा है, तो अंबेडकर से इन्होंने बात करी थी गांधी जी ने कि भाई हम दलित को एक दलित नहीं बोलेंगे, हरिजन बोलेंगे। पहली चीज़ इन्होंने उसी वक्त नाम दिया था दलित को हरिजन, अपलिफ्टमेंट, अपलिफ्टमेंट हुआ था, ठीक है, उस टाइम पे हरिजन लोगों का। तो इस तरीके से जो SC ST ये सब क्रिएशन हुआ था, ये इसी आप मानो कि ये पूना पैक्ट की ही देन है, ठीक है। देखो सबको उस टाइम जरूरत भी थी गाइस, ठीक है, आज भी जरूरत है, कहीं 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 नहीं है, डिफेंस में तो देखो कुछ नहीं होता ऐसा। अब आता है 1932, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फिर से पार्टिसिपेट नहीं करा। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कौन सी राउंड टेबल में पार्टिसिपेट करा था, तो आपको पता चल रहा है केवल सेकंड में करा था। और एक क्वेश्चन यहाँ से एक और आता है कि ऐसा कौन सा बंदा है जिसने तीनों राउंड टेबल में पार्टिसिपेट करा है, वो है अंबेडकर जी, अंबेडकर जी, मेरे गला सूख गया गाइस तो सॉरी। देखो
अम्बेडकर जी ने यहाँ पे ए लिख लेना, यहाँ पे भी ए लिख लेना और यहाँ पे भी ए लिख लेना। मतलब अम्बेडकर जी ने तीनों में पार्टिसिपेट करा था। किसमें? तीनों में। देखो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। अम्बेडकर जी ने ए तीनों में पार्टिसिपेट करा था। इतना याद रहेगा, ठीक है। अब लास्ट है, देखो लास्ट और बता देता हूँ, सिर्फ जहाँ पे आपको ईयर याद करने हैं। एक तो डिमांड ऑफ पाकिस्तान किसने करी थी, नाम पता होना चाहिए। जो पाकिस्तान वर्ड है, पूरा पाकिस्तान जो वर्ड है, किसने करा था डिमांड? इकबाल ने, IQBL, इकबाल ने। अब आता है अगस्त ऑफर। इसके बाद अगस्त ऑफर का ईयर याद होना चाहिए 1940। सीधा क्वेश्चन आता है, सिर्फ ईयर याद करवा रहा हूँ इस वाली वीडियो के अंदर में, ज़्यादा कुछ नहीं। और जो मेरे को लगा कि इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद होना चाहिए, उसके बाद आता है क्रिप्स मिशन, ये हो गया 1942। फिर लास्ट में है क्विट इंडिया मूवमेंट, ये भी 1942। ठीक है, ये ईयर याद हो गया और जो इंपॉर्टेंट है बस इतना ही है। इतनी ही आपकी हिस्ट्री है जो इंपॉर्टेंट है और जो आपको याद होनी भी चाहिए। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो माउंट बेटन है, माउंट बेटन, और एक आपने नाम सुना होगा राजा गोपालचारी, राजा गोपालचारी। अब मेरे को एक चीज़ क्वेश्चन पूछना है आपसे कि माउंट बेटन, अगर ये क्वेश्चन आता है कि लास्ट वाइसरॉय कौन था, तो आंसर क्या हो जाएगा? माउंट बेटन थे। और अगर ये आ जाए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये आ जाएगा। और अगर ये आ जाए सेकंड, सेम ये लाइन पूरी उठा के यहाँ पे छाप दो, सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो राजा गोपालचारी। इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, आएगा ये रियल क्वेश्चन भी आ रखा है एक बार एफकेट के अंदर। ठीक है, तो मैंने कहा सारे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी। देखो इन डेप्थ तो नहीं पढ़ाया, लेकिन इंपॉर्टेंट पढ़ाया, सब कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन टाइप करवाया। ठीक है, तो एक बार इस वीडियो को देखना और शॉर्ट नोट्स बना लेना। शॉर्ट मतलब एक पेज के ऊपर, ये सब एक पेज के ऊपर आ जाता है। फिर से बताऊँ स्टार्टिंग से, देखो एक बार में पूरा रिवाइज करवा रहा हूँ। आँख बंद करके सिर्फ देखना और अपनी कॉपी के अंदर लिखते चले जाना। पहले क्या पढ़ाया मैंने? पीबीडीएफ CS वाले MS करते हैं। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था? बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ और बक्सर कब हुआ? कब हुआ? 1757 और 1764। उसके बाद ये टेबल बनाई थी 733, 833 और 853, इस तरीके से टेबल बनाई थी। उसके बाद क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद क्या था? वाइसरॉय। पहला कौन था? विलियम हेस्टिंग, विलियम बेंटिक और लॉर्ड कैनिंग। याद है ये टेबल? उसके बाद क्या बताया था मैंने? कॉर्नवालिस ने क्या चीज़ करवाई और बेंटिक ने क्या चीज़ करवाई और डलहौजी ने क्या चीज़ करवाई। इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैंने सारे समाज बताए थे आपको। ठीक है, इसी तरीके से आपको एक पेज के अंदर पूरा इस तरीके से एक A4 साइज़ के पेपर में अगर आप करना चाहें तो आ सकता है। इतनी बड़ी वीडियो नहीं है और कवर अप हो जाएगा आपका। ठीक है, देखो लास्ट मिनट रिवीजन टिप है, ठीक है ना। ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, वो सारी की सारी ना आपके एग्जाम में डिट्टो के डिट्टो ऐसे क्वेश्चन आपके, मतलब जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगते हैं, सिर्फ वही पढ़ा रहा हूँ। अगर किसी ने लेक्चर देखे हमारे सारे तो अच्छी बात है, लेकिन जो अब पढ़ा रहा हूँ ये लेक्चर्स प्लीज़ कोई भी मिस ना करे, सभी लोग देखें। ठीक है, देखो ब्रास, जो जो इंपॉर्टेंट बताऊंगा सिर्फ साइंस के बताऊंगा। इस वाली वीडियो के अंदर सारी साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ब्रास, ब्रॉन्ज, और हो गया एक जर्मन सिल्वर, क्योंकि ये एलॉय हैं। सीधा पूछेगा किस किस से मिलकर बनते हैं, फिक्स क्वेश्चन है एफकेट के अंदर। ठीक है, देखो कैसे याद रहेगा। देखो यहाँ पे S आ रहा है ब्रास के अंदर, तो इसके अंदर कॉपर आएगा। दूसरा पेन ले लेते हैं, 2x पे देखना गाइस, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। कॉपर हो गया, प्लस S आ रहा है ना, तो यहाँ पे S नहीं आएगा, जिंक आएगा। ठीक है, ZN जिंक का वो होता है सिंबल, C होता है कॉपर का। ब्रॉन्ज के अंदर देखो क्या आएगा? कॉपर तो आएगा ही, कॉपर सब में आता है। ठीक है, इसमें भी कॉपर आएगा, तीनों में कॉपर तो आएगा ही। दूसरी बात, ब्रॉन्ज देखो यहाँ पे Z आ रहा है, तो यहाँ पे देखो इसमें ब्रॉन्ज में Z आता है तो वो ब्रास में चला गया। यहाँ पे S आता है तो यहाँ पे SN, मतलब उल्टा होता है। बस आपको ये बात पता होनी चाहिए, उल्टा हो जाता है। SN मतलब होता है टिन, टिन का सिंबल होता है। ठीक है, अब देखो जर्मन सिल्वर, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, क्यों नहीं जी, क्यों नहीं जी। कैसे याद रखेगा? एक एक वाइफ है, ठीक है, वो अपने हस्बैंड से बोल रही है कि मेरे को जर्मन सिल्वर चाहिए, मेरे को जर्मन सिल्वर चाहिए, उसने रट लगा रखी है, तो उसके पति उसको बोलता है क्यों नहीं जी, क्यों नहीं जी। याद याद रहेगा, क्यों, CU क्यों, NI नहीं जी। ठीक है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है यहाँ से। नेक्स्ट टॉपिक देखो, एक कॉन्सेप्ट था गाड़ी, ये आपने देखो हमने ये सारी वो पढ़ी है रेज, क्या गामा रेज है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ XU, तो मैंने ये कैसे याद करवाया था? गाड़ी XUV इन माई रेंज। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, अब याद हो जाएगा, जो क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ से फिक्स क्वेश्चन आएंगे। गाड़ी XUV इन माई रेंज, तो G से हो गया गाड़ी, तो ये हो गया गामा। ठीक है, गामा के बाद क्या आ गया? X आ गया, U आ गया, फिर आ गया V, I से आ गया इन, M से आ गया माई, और R से हो गया रेंज। ठीक है, अब इनका फुल फॉर्म मैं लिख देता हूँ। एक्सरे मेरे ख्याल से आपको पता होगा ये क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेज। ये क्या हो गया? विजिबल। विजिबल के अंदर आपने क्या पढ़ा होगा? विबग्योर पढ़ा होगा, VIBGYOR। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आपने पढ़ा होगा विबग्योर। आई से क्या हो गया? इंफ्रारेड। आपको नाम याद रहे या ना रहे, जो मैं अभी क्वेश्चन बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है। माइक्रोवेव, और लास्ट क्या हो गया? रेडियो वेव। ठीक है, देखो
यहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। क्या किस इसमें से किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, किसकी वेवलेंथ कम होती है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, इस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम होगा। तो आपको कुछ याद नहीं करना, सिर्फ एक चीज़ याद रखना है, जो ऊपर वाले हैं इनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई होती है। ई मतलब होता है एनर्जी, ठीक है। और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्वल्स टू होता है एच न्यू। अभी आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, जो बता रहा हूँ सिर्फ वही। एनर्जी ज़्यादा होती है, जो साइंस के बच्चे हैं सिर्फ ये उनके लिए था, ठीक है। ई एनर्जी सबसे जो ऊपर होता है उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि वो सबको दबा के रखता है, इस तरीके से याद कर लो। और ये क्या होता है, न्यू होती है आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज़्यादा होती है। तो जो ऊपर वाले हैं इनमें एनर्जी भी सबसे ज़्यादा है और फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज़्यादा है, बस। और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले, यहीं पर लिखता हूँ, एक चीज़ रखना, फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। वेवलेंथ, अब बोलेंगे सर ये क्या चीज़ है, कुछ नहीं है गाइस, छोटी सी बात है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है, सीधी सी बात है, ठीक है। अब देखो यहीं से अगर मैं क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ, थोड़ा सा नीचे जाते हैं। क्वेश्चन आपका ये है कि आप मेरे को बताओ कि सबसे ज़्यादा आप मेरे को बताओ सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी। क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। मैं ऑप्शन दे देता हूँ। एक हो गया एक्सरे, एक हो गया अल्ट्रा वायलेट रे, एक हो गया आपका रेडियो वेव, एक हो गया आपका माइक्रो। चलो ये क्वेश्चन हो गया आपके, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ पूछी है। तो आपको कुछ याद नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ ये वाली लाइन याद होनी चाहिए, गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज। तो आपको ये पता है, आप सीधा एग्जाम में इस तरीके से लिखोगे, जी एक्सयूवी इन माई रेंज, लिख दिया। उसके बाद आपको ये पता है इसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है और इसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी भी होती है। तो और इसकी सबसे कम वेवलेंथ होती है। अगर आपको याद नहीं हो रहा, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा, तो ये भी याद कर लो, इसकी जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ वो सबसे कम होती है, ठीक है। फिर सिर्फ फ्रीक्वेंसी और एनर्जी सबसे हाई होती है। और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, खुद बताओ, क्योंकि उल्टा होता है। देखो अगर मैं फ्रीक्वेंसी, अब मैं फ्रीक्वेंसी लिखता हूँ यहाँ पे, एग्जाम्पल बता रहा हूँ सर, इसके अगर 100 फ्रीक्वेंसी है, इसकी कितनी होगी 90 होगी, इसकी कितनी होगी 80 होगी, इसकी कितनी होगी 70 होगी। तो सबसे ज़्यादा इसकी होती है, फिर ऐसे नीचे जैसे कम होती चली जाती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का ये वेवलेंथ उल्टा है, बस वेवलेंथ का सीन उल्टा है, बस आपको इतना याद होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था आपका कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी। तो आप खुद बताओ वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सबसे नीचे वाले की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी। तो सबसे नीचे कौन सा आ रहा है इसमें, रेडियो वेव, तो आंसर क्या हो जाएगा, रेडियो वेव। फिक्स क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, मिरर। देखो दो टाइप के मिरर हैं, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन जो फिक्स क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, सिर्फ वही वो पढ़ा रहा हूँ अभी मैं, ठीक है ना, क्योंकि रिवीजन हो रहा है। एक होता है कॉनकेव, ठीक है, एक होता है कॉन्वेक्स। बता देता हूँ, देखो कॉनकेव वाला मैंने बताया था, इस तरीके से होता है, केव होती है ना, केव मतलब गुफा, ये रही गुफा, गुफा बन रही है ना, पीछे से पॉलिश होती है इसमें। और जो वैक्स वाली होती है इसमें इस तरीके से होती है। सिर्फ आपको क्या इसमें अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या याद होना चाहिए लास्ट में, कि इसके यूजेस क्या हैं और इसके यूजेस क्या हैं, बस, ठीक है। कॉन्वेक्स, पहले मैं कॉन्वेक्स के बाद बता देता हूँ। जब भी कभी कॉन्वेक्स देखोगे ना आप, तो इतना याद रखना कि ये रोड पे यूज़ होती है, जो आपकी जो रोड होती है, सड़क है ना, सड़कों पे यूज़ होती है। कैसे, इस तरीके से एक सड़क बना लेना, बना लोगे, एक यहाँ पे एक स्ट्रीट लाइट बना लेना इस तरीके से। देखो गाइस मेरी ड्राइंग गंदी है, लेकिन आप लोग एक बार रिवीजन हो जाएगा ना, स्ट्रीट लाइट हो गई, ठीक है। एक होता है आपका एक रोड पे, एक टर्न पे एक मिरर लगा हुआ होता है। जब टर्न आता है ना रोड के ऊपर, तो यहाँ पे एक मिरर लगा होता है, एक वो, और एक गाड़ी जा रही है उसका एक साइड मिरर, ये गाड़ी जा रही है यहाँ पे, एक कार जा रही है उसका साइड मिरर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, देखो कार का साइड मिरर कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है, पहला। दूसरा, रोड, जो टर्न पे, जो रोड का टर्न होता है उस पे जो मिरर होता है वो भी कॉन्वेक्स होता है। और तीसरा स्ट्रीट लाइट, ठीक है, स्ट्रीट लाइट वाला, ठीक है। तीनों याद हो गए। अब देखो कॉन्वेक्स, याद रखना, जो कॉन्वेक्स है वो रोड पे होते हैं। अब कॉनकेव, कॉनकेव वाले याद करवाऊंगा सारे, ठीक है। कॉन्वेक्स आपको मेरे ख्याल से याद हो गए होंगे, सारा एक रोड का सीन बना लेना, ये सारे याद हो जाएंगे एक साथ, ठीक है। अब चलते हैं इधर पे, इसको थोड़ा इधर करते हैं। देखो कॉनकेव, कॉनकेव का क्या सीन है, ये आपका यूज़ होता है शेविंग में, इसको शेविंग मिरर बोलते हैं, इसको डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं, इसको सर्च लाइट में भी। देखो और मेरे ख्याल से सिर्फ आप अगर इतना याद कर लेंगे, और अगर कुछ भी एग्जाम में आ जाएगा तो वो कॉनकेव का हो जाएगा। इसको इसको पूरे को याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये वाला पूरा पोर्शन याद कर लिया है कि ये सड़क वाला, तो आप ये वाला फिर कभी भूलोगे नहीं, है ना, क्योंकि आपको ये वाला याद है, तो आप इसको याद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ पढ़ लो एक बार। सेविंग, डेंटिस्ट, सर्च लाइट में यूज़ होता है, और बताओ हेडलाइट में यूज़ होता है। हेडलाइट किसकी, स्कूटर की, बाइक्स की हेडलाइट्स में। देखो आप बोलोगे सर ये भी तो बाइक में, लेकिन मैंने इमेज बनाई है ना सिर्फ कार वाला, कार का साइड मिरर में। और यहाँ पे आ गया सोलर में, सोलर कुकर जो होते हैं, ठीक है। और जो टेलीस्कोप होता है ना, टेलीस्कोप उसमें भी कॉनकेव मिरर यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हेडलाइट जो है थोड़ा कंफ्यूज करने वाली है, हेडलाइट के अंदर कॉनकेव यूज़ होता है। मैंने आपको इमेज याद करवाई है, सिर्फ आपको कॉन्वेक्स याद होना चाहिए, कार के साइड मिरर में कॉन्वेक्स,
रोड पे जो टर्न पे मिरर लगा होता है वो वाला कॉन्वेक्स, जो स्ट्रीट लाइट होती है जहाँ से लाइट आती है, स्ट्रीट पे जो लाइट होती है वो वाला कॉन्वेक्स। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक, एक होता है आपका मायोपिया, बीमारियाँ है ना, मायोपिया, और एक होता है हाइपर मेट्रोपिया। मैंने ये पहले भी याद करवा रखा है, आपको फिर से याद करवा देता हूँ। मायोपिया एक छोटा वर्ड है, तो छोटा मतलब नियर, एक होता है फार, इसमें भी नियर लिखो और एक लिखो फार। एग्जाम में भी कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। मायोपिया मतलब छोटा वर्ड मतलब पास का दिखाई देगा, हाइपर मेट्रोपिया मतलब बड़ा है मतलब दूर का दिखाई देगा, बस इतना याद होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, फार का दिखाई नहीं देगा, इसमें क्या है, नियर का दिखाई नहीं देगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना तो आपको याद हो ही गया होगा। और इसको कैसे सही करते हैं, इसको सही करते हैं इस वाले से, सीधा ये आएगा, मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ होता है, ये कौन सा लेंस है यहाँ पे, कॉनकेव लेंस। और हाइपर मेट्रोपिया का कौन सा यूज़ होता है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, जो पढ़ा रहा हूँ सिर्फ इतना ही याद होना चाहिए भी। नेक्स्ट देखो, एक बार ना यूनिट से भी क्वेश्चन आ रखे हैं कि आपके एग्जाम में कि किसकी यूनिट क्या होती है। देखो बेसिक क्वेश्चन है, देखो अगर आपको ये लेंथ नापनी है कि ये कितनी लेंथ है, लेंथ मेरे ख्याल से ये सब मेरे को बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता रहा हूँ, लेंथ को किस में नापते हैं, मीटर के अंदर नापते हैं, है ना, मीटर लिखते हैं, मीटर। और अगर हमें मास नापना है, मास, देखो गाइस मास और वेट में कन्फ्यूजन हो जाता है, इसको एक साथ बता देता हूँ मैं, मास और वेट। देखो मास क्या होता है, मास नॉर्मल होता है, वेट क्या होता है, जब आपका m इंटू जी हो जाता है, ग्रेविटी लगती है। ठीक है, मास हमेशा किस में नापा जाता है, जल्दी से बताओ, केजी के अंदर। ठीक है, और आपका वेट हमेशा न्यूटन में नापा जाता है, वेट किस में नापा जाता है, न्यूटन में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बता दिया, यहाँ कन्फ्यूजन होता है इसलिए। मास किस में नापते हैं, केजी में नापते हैं, वेट किस में नापते हैं, न्यूटन में नापते हैं। ठीक है, याद रहेगा ये। किसी भी चीज़ की ना हम यूनिट निकाल सकते हैं, जैसे अगर हमें न्यूटन की यूनिट पूछ ली कि क्या होती है, तो क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे, देखो मास की क्या यूनिट होती है, केजी। ग्रेविटी क्या किस में नापते हैं, ग्रेविटी एक एक्सलेशन होता है, एक्सलेशन किस में नापते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, नहीं आ रहा समझ में, ठीक है, थोड़ा सा एक स्लाइड ले लेते हैं, क्योंकि जो नॉन साइंस वाले बच्चे हैं उनको नहीं आ रहा होगा, जो साइंस वाले हैं उनको तो सब कुछ आ रहा होगा। देखो अभी जो मैं इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ वो साइंस वाले बच्चों को भी नहीं पता होंगी, क्योंकि ये ऐसी यूनिट्स हैं जो याद करनी ही पड़ेंगी आपको। जैसे कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी किस में नापते हैं, इसको जल्दी से बताओ, इसको नापते हैं कैंडेला में। इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, लास्ट टाइम पे इसलिए। ठीक है, अगर हमें अमाउंट नापता है, अमाउंट नापना है कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, किस में नापते हैं, मोल के अंदर। ये मेरे ख्याल से आपने पढ़ा होगा, सिर्फ इनको डायरेक्ट याद कर लो। अगर हमें थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर नापना है, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, तो किस में नापते हैं, केल्विन में, सेल्सियस में नहीं, केल्विन में नापते हैं। ठीक है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट किस में इसको मेज़र करते हैं हम लोग, एम्पियर में। मेरे ख्याल से ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, एंगल, कोई भी एक एंगल होता है, एंगल होता है या तो उसको डिग्री में नापते हैं, लेकिन हम लोग किसको, बेसिक यूनिट क्या है उसकी, रेडियन है, जो हम गलत कर देते हैं। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी को किस में नापते हैं हम लोग, हर्ट्स में नापते हैं। ठीक है, एक लास्ट है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, इसको किस में नापते हैं, बैक्यूरल में। फिक्स क्वेश्चन है गाइस ये, बैक्यूरल में। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आएंगे ये वाले, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक यूनिट नहीं पता होती बच्चों को, इसलिए मैंने ये अलग से पढ़ा दिया आपको। ठीक है, ये आपको एक बार बस देखना, इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, टेम्परेचर केल्विन, ये तो मेरे को पता ही, मतलब आपको पता ही होगा, सेल्सियस में नापते हैं, केल्विन में, तो आप ये गलती नहीं करेंगे। ठीक है, और इसको यहाँ से रब करते हैं, नहीं हो रहा, चलो छोड़ो। करंट, करंट को किस में नापते हैं, एम्पियर में, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल को रेडियन में नापते हैं, ये तो मेरे ख्याल से पता होगा, या डिग्री में नापते हैं। ठीक है, लेकिन रेडियन इसकी बेसिक यूनिट है। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्स में, ये मेरे ख्याल से सभी को पता होगा। और रेडियो एक्टिविटी को बैक्यूरल में। मतलब यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, इजी है ये। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखो, अब थोड़ा सा साउंड के बारे में बता देता हूँ। साउंड चैप्टर, साउंड तो मेरे ख्याल से आपने पढ़ा ही होगा। देखो इंसान, इंसान मतलब आदमी, मैन, ह्यूमन। ठीक है, 20 हर्ट्ज से लेके कहाँ तक की फ्रीक्वेंसी सुन सकता है, 20,000 हर्ट्ज तक की। इसके बीच की फ्रीक्वेंसी ही इंसान सुन सकता है, इससे पहली वाली नहीं सुन पाएगा, इसकी बाद वाली नहीं सुन पाएगा। तो गाइस इसकी पहली वाली को क्या बोलते हैं, इसकी पहली वाली को बोलते हैं इंफ्रासोनिक, इसकी बाद वाली को क्या बोलते हैं, अल्ट्रा, यू अल्ट्रासोनिक। अब ये कैसे याद रहेगा, देखो देखो, ए बी सी डी में पहले आई आता है और ये पहले यू आता है, मेरे को ये बताओ, पहले आई आता है तो 20 के पहले क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, और 2000 मतलब 20,000 के बाद क्या आ जाएगा, यू, ए बी सी डी के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, पहले आई फिर यू, तो इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक। ठीक है, अब इंफ्रासोनिक कौन यूज़ करता है, कौन सा एनिमल यूज़ करता है, जल्दी से बताओ। एक तो एलिफेंट यूज़ करता है और दूसरा डॉल्फिन।
ठीक है ना। ये बात करने के लिए, इवन कम्युनिकेट करने के लिए एलिफेंट और डॉल्फिन इंफ्रासोनिक तरीके से बात करते हैं, क्योंकि वो लोग इस वाली आवाज़ को सुन पाते हैं, इतने फ्रीक्वेंसी, इतने हर्ट्ज से नीचे वो लोग सुन पाते हैं। ठीक है। और अल्ट्रासोनिक कौन यूज़ करता है? बैट, चमगादड़। ठीक है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस फैला था। ठीक है, बैट। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना तो आपको याद होगा, इतना याद होना भी चाहिए क्योंकि बेसिक है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। अब एक चीज़ बताओ, क्या क्वेश्चन था वो, हाँ चलो, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि लड़कों की आवाज़ थोड़ी सी भारी होती है, मोटी होती है ना, मोटापन होता है, तो जो मोटापन होता है उसको क्या नेक्स्ट स्लाइड पे कर देते हैं कि यहाँ वो सेलेक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ दे। एक हो गया बॉय, हो गया आपकी गर्ल। ठीक है, बॉय और गर्ल में क्या अंतर होता है? देखो, बॉय की लो फ्रिक्वेंसी होती है पहली चीज़, और इसका लो पिच होता है। पिच का मतलब क्या होता है? पिच, इंपॉर्टेंट वर्ड है पिच। गर्ल में क्या होता है? हाई फ्रिक्वेंसी होती है इन लोग की, बहुत तेज चिल्लाती हैं लड़कियां, कान फाड़ देती हैं ना। तो एक होता है, इनके होता है हाई पिच होता है, क्योंकि इनकी आवाज़ ना पैनी होती है, लाइक पैनी इन द सेंस शार्प होती है। किसकी वजह से? पिच की वजह से। तो हाँ, लड़कों की आवाज़ में मोटापन होता है ना, वो पिच की वजह से होता है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट वर्ड है कि अगर क्वेश्चन यह आ जाता है कि लड़कों की आवाज़ क्यों मोटी होती है लड़कियों से ज़्यादा, तो पिच की वजह से, लो पिच और हाई पिच, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन साउंड से रिलेटेड, कि अगर हम लाउडनेस हमें चेक करनी है, जैसे कि लाउडनेस किससे चेक करते हैं? जैसे अभी मैंने बताया था सबकी बेसिक यूनिट, तो लाउडनेस को चेक करने के लिए क्या यूनिट होती है? डेसिबल। इसी है डेसिबल, DECIBEL। ठीक है, डेसिबल। और अगर हम लोग इंसान 85 डेसिबल तक की आवाज़ सुन लेना तो वो बहरा हो जाता है। इसका DB क्या होता है? इसका D और कैपिटल B, ये इसका सिंबल होता है। ठीक है, अगर 85 डेसिमल DB की अगर साउंड एकदम से इंसान के कानों पे पड़े तो हमारे कान डैमेज हो सकते हैं, या आदमी है उसके कान डैमेज हो सकते हैं। लेकिन अगर 120 DB के एकदम से पड़ गए ना, तो आप कभी शादी वादी में गए हो तो वहाँ पे जो साउंड होती है ना, जो स्पीकर्स होते हैं वो 80 DB तक बजते हैं, तो सोचो वो भी इतने हार्मफुल होते हैं। तो मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, अगर 85 तक पड़ेगी तो डैमेज हो सकते हैं, चांसेस हैं। लेकिन अगर 120 के आसपास पड़ गए ना हमारे कानों के ऊपर, इतनी लाउडनेस के कुछ भी चीज़ हमारे साउंड हमारे कान पे आई, तो इंस्टेंट डैमेज हो जाएगा। इंस्टेंट मतलब तुरंत ख़राब हो जाएंगे कान, है ना, उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। ठीक है, और जो नॉर्मल है वो 45 है, 45 DB, ये WHO ने बता रखा है। ठीक है, अब आपको इसमें क्या याद करने वाला है? मैंने इतना सारा चीज़ आपको बता तो दिया, आपको सिर्फ इसमें याद करना है जो बता रहा हूँ। क्या दूसरा पेन ले लेते हैं कोई? पहला चीज़ आपको यहाँ नीचे चलते हैं, पहली चीज़ कि यूनिट क्या होती है इसकी? डेसिबल, मैंने आपको बताया अभी, DB। ठीक है, दूसरी चीज़ WHO ने कहाँ तक बताया? 45 तक, 45 DB तक हम सुन पाते हैं। और 85 में DB में हमारे थोड़े से डैमेज हो जाएंगे, और 120 में इंस्टेंट डैमेज हो जाएंगे। लिख लो इसको, इंस्टेंट डैमेज, और ये हो जाएगा हियरिंग डैमेज, नॉर्मल वाला। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये सब ना स्टैटिक में आता है ना, ये सब आपको याद ही करना पड़ेगा। और इको के लिए कितनी डिस्टेंस चाहिए होती है? इको क्या होता है पता है? जैसे अगर आप अपना कोई भी एक नाम है, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, उसने चिल्लाया सिमरन, ठीक है, तो आवाज़ आएगी सिमरन 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 सिमरन, इसको बोलते हैं इको। ठीक है, आपने मतलब सुना होगा कि अब जब पहाड़ों में जाते हैं, कोई भी पहाड़ों वगैरह में जाते हैं ना, तो इको होती है वहाँ पे, हम एक ही चीज़ को बोलते हैं तो बार बार, है ना, उसको बोलते हैं इको। तो उसके लिए मिनिमम 17 मीटर्स की डिस्टेंस चाहिए होती है। ठीक है, और अगर एग्जैक्ट बताऊँ, देखो NCERT के हिसाब से 17.15 मीटर है। अगर CDS में आएगा तो ये आएगा, लेकिन एफकेट पॉइंट ऑफ व्यू से 17 मीटर परफेक्ट है। ठीक है, ये NCERT में ये लिखा है 17.15 मीटर, ये NCERT के हिसाब से। लेकिन अगर एफकेट में आएगा तो 17 मीटर ही आएगा, इतना क्लोज वैल्यू नहीं देंगे वो लोग, ऑप्शन बना देगा ऐसे 18 मीटर, दूसरा 17 मीटर, फिर 15 मीटर, 16 मीटर, इस तरीके से ऑप्शन बन सकते हैं। तो 17 मीटर, 17.15 एग्जैक्ट अगर याद करनी है तो, किसके लिए? इको के लिए। तो फिजिक्स में इतना इंपॉर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे क्या? ग्रासलैंड्स। जो भी ये टॉपिक्स हैं, एक एक क्वेश्चन फिक्स आएंगे, ठीक है, आपके एग्जाम में, तो एकदम शॉर्ट वीडियोस होंगी सिर्फ याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्रासलैंड देखो, ये रहा आपका कनाडा, एक एक कॉन्टिनेंट को लेके चलूंगा मैं, ठीक है, कनाडा और USA, इन दोनों की बाउंड्री पे यहाँ पे इस तरीके से कैसे क्वेश्चन फ्रेम होगा। पहले तो एक चीज़ बताता हूँ, क्वेश्चन किस टाइप से फ्रेम हो सकते हैं। किसी भी एक ग्रासलैंड का नाम दे देगा, XYZ, ठीक है, कोई भी एक नाम दे दिया, पूछेगा कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, या तो फिर ये पूछ सकता है वो कौन से कॉन्टिनेंट में आ सकता है, या कंट्री पूछेगा। कंट्री अगर वो पूछेगा तो वो एक ही कंट्री में आता होगा, पहली चीज़, दो कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता होगा, ठीक है, एक ही कंट्री में आता है अगर कंट्री पूछेगा तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे कि पहला है प्रेरीज, यहाँ पे आता है कौन सा? ये नॉर्थ अमेरिका। मेरे ख्याल से मैपिंग में थोड़ा बहुत तो आपको कॉन्टिनेंट्स तो मेरे ख्याल से आपको याद होंगी, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे जो ग्रासलैंड आता है उसका नाम है प्रेरीज, प्रेरीज ग्रासलैंड, ठीक है। गाइस सारी वीडियो 2x पे देखो, अपना टाइम सेव करो प्लीज़। प्रेरीज, ठीक है, प्रेरीज ग्रासलैंड।
आगे चलते हैं, ये किस में आता है, कनाडा और यूएसए दोनों की बाउंड्री पे आता है, ठीक है। अगर कॉन्टिनेंट पूछे तो नॉर्थ अमेरिका। नीचे आ जाते हैं, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये कौन सा है, साउथ अमेरिका, ठीक है। साउथ अमेरिका में देखो कौन कौन से हैं, यहाँ पे आपको दो मिलेंगे। एक तो ब्राज़ील के अंदर 3 सी हैं, 3 सी हैं, कैसे याद करवाऊंगा, देखो अभी याद हो जाएंगे। ये आपको ब्राज़ील है, ब्राज़ील के अंदर 3 सी हैं, 1 2 3 सी, 1 2 3 सी। अब ये सिर्फ याद करो, ब्राज़ील के अंदर क्या है, 3 सी हैं। और अर्जेंटीना, यहाँ पे अर्जेंटीना जो कंट्री है, यहाँ पे एक ग्रासलैंड एक्चुअली वो यहाँ पर है, एग्जैक्ट अगर लोकेशन बताऊँ, यहाँ पे मार्क करना है, इसको दूसरे कलर से कर देते हैं, यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका। तो यहाँ पे अर्जेंटीना कंट्री है, अर्जेंटीना दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, ये रब करना पड़ेगा, देखो ब्राज़ील के अंदर है 3, एक सेकंड रुकना, ब्राज़ील के अंदर है 3 सी और अर्जेंटीना के अंदर है 1। अर्जेंटीना वाला जो कंट्री वो है ग्रासलैंड है, उसका क्या नाम है, पम्पास, पम्पास, ठीक है। अब देखो कैसे याद रहेगा, अर्जेंटीना, देखो टीना एक लड़की है, ठीक है, वो बहुत मुश्किल से पास होती है, वो पंप मार मार के पास होती है, इस तरीके से याद कर लो, टीना एक लड़की है जो बहुत मुश्किल से पास होती है किसी भी एग्जाम में, पंप पास, ठीक है, याद रहेगा अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, टीना एक लड़की का नाम है जो कि बहुत मुश्किल से पास होती है एग्जाम के अंदर, याद रहेगा ये। 3 सी, अब देखो ब्राज़ील के 3 सी वाले पढ़ते हैं इसको मैं रब कर रहा हूँ यहाँ से। अब आता है ब्राज़ील के 3 सी, ब्राज़ील के अगर आपको 3 सी याद करने हैं तो पहले का नाम है कैंपॉस, एक बार बोलोगे याद हो जाएगा अभी के अभी, इसी वीडियो को नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो बोलूँगा सिर्फ लास्ट में वही नोट्स बनाना। कैंपोस, कटिंगास, सॉरी सेरेडोर और कटिंगास, याद रहेगा ये, एक बार बोल दो बस प्लीज़ एक बार, कैंपोस, आवाज़ आनी चाहिए, कैंपोस सेरेडोर कटिंगास, या कैंपोस कटिंगास सेरेडोस, मैंने इस तरीके से रखा, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, बोल दोगे एक बार अभी याद हो जाएगा, कैंपोस सेरेडोर कटिंगास, या कैंपोस कटिंगास सेरेडोस, कैंपोस कटिंगास सेरेडोस, कैंपोस कटिंगास सेरेडोस, कैंपोस कटिंगास सेरेडोस, कैंपोस कटिंगास सेरेडोस। 3 सी हैं, कहाँ पर है, ब्राज़ील में। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा इनमें से कोई सा भी ग्रासलैंड, फिक्स क्वेश्चन है गाइस आपके एग्जाम में, इसलिए मैं याद करवा रहा हूँ। अर्जेंटीना बहुत मुश्किल से पास होती है, अभी याद करवाया था, ठीक है। और एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ पूरा, यहाँ पे कौन से थे जल्दी से बताओ, कनाडा और यूएसए में यहाँ पे कौन से थे, फटाफट यहाँ पे देखो, ऐसे याद कर सकते हो कि यूएसए के सब लोग पैर पैर पढ़ते हैं ना, यहाँ पे क्या था, प्रेरीज, याद आ गया, प्रेरीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, प्रेरीज, क्योंकि ये लोग बहुत अमीर है तो इनके सब लोग पैर पढ़ते हैं जाके कि हमारी हेल्प कर दो, हमारे देश की हेल्प कर दो, हमारे देश की हेल्प कर दो। बट अब बस गाइस याद करने के लिए, कोई इसको नेगेटिव ऐसे सेंस वेंस में मत ले, क्योंकि ये सब सिर्फ याद करने की ट्रिक है। तो अर्जेंटीना, टीना बहुत मुश्किल से पास होती है, तो पम पास, पम पास। और यहाँ पे क्या थे, 3 सी, कैंपॉस कटिंगा सेरेडोस, ठीक है, याद रहेगा ये, आगे चले, ठीक है। सीधा इधर पे आ जाओ, देखो यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दो चीज़ दिखाई दे रही होंगी, जूम कर देता हूँ, और नहीं दिखाई दे रहा तो ये लो, अब तो दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का एक हमें याद करना है, उसका नाम है डाउन्स, क्या नाम है, डाउन्स। न्यूजीलैंड का है कैंटबेरी, CANT, कैंटबेरी नहीं कैंटरबेरी है, कैंटरबरी, BURY, यहाँ पे लिख देता हूँ CANTERBURY, ठीक है, कैंटरबरी। कैसे याद रहेगा, देखो याद करने की ट्रिक, ऑस्ट्रेलिया में हमेशा ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट की टीम्स बहुत बहुत अच्छी खेलती हैं वहाँ पे, है ना। तो लाइक 1 विकेट डाउन, 2 विकेट्स डाउन, तो हमेशा इसी तरीके से जब भी आउट होता है तो उसका आउट नहीं बोलते कि 1 विकेट डाउन हो गया, 2 विकेट डाउन हो गया। तो इस तरीके से मेरे को ये याद ही रहता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमेशा क्रिकेट से रिलेट करके याद करता हूँ मैं, तो क्या हो गया, डाउन्स। तो आपको भी उसी तरीके से याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब न्यूजीलैंड देखो, न्यूजीलैंड कैंटबेरी, मतलब किसी टॉफ़ी का नाम लग रहा है, किसी चॉकलेट का नाम लग रहा है, कैंटबेरी टॉफ़ीज़, है ना, जो चॉकलेट्स आती हैं। तो इसी तरीके से न्यूजीलैंड एक छोटा सा देश है, वहाँ पे सिर्फ टॉफ़ी बनती है। तो कैंटबेरी कुछ भी याद होना चाहिए बस आपको, कुछ भी बोला आप इसको, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं, देखो यहाँ पे आ जाते हैं, देखो यहाँ पे मैंने ब्राज़ील और टीना क्या बहुत मुश्किल से पास होती है, ब्राज़ील में क्या थे, 3 सी, यहीं पर ही मैंने जानबूझ के छोड़ा है, क्यों छोड़ा, ताकि आपको ये बाद में याद रहे। यहाँ पे 2 बार एल आएगा, एल लग गए, ये तो गाना सुना होगा, ठीक है आप लोगों ने। तो इसी तरीके से ब्राज़ील के ऊपर 2 एल है, ये बस याद रखना, आपको ये याद हो जाएगा। इसका पूरा नाम है लानोस, LLANOS, ठीक है, लानोस ग्रासलैंड। देखो वर्ल्ड मैपिंग में अगर आपने कुछ बच्चे जो FCAT में एनरोल्ड है, उन्होंने वर्ल्ड मैपिंग का कोर्स भी लिया हुआ है। तो जो कंबोडिया की मैंने क्या याद, ये सॉरी कोलंबिया की जो राजधानी थी कैसे याद करवाई थी, जो लंबा होता है उसका राजधानी क्या होता है, बुगोटा, ठीक है, जो लंबा होता है उसका अपोजिट क्या होता है, बुगोटा, याद है, मैंने आपको ये याद करवाई थी। और ये आपका वेनेजुला आ गया, देखो इसको एक बार रब कर देता हूँ मैं यहाँ से, कैसे याद करवाई थी एक बार, कैपिटल क्योंकि आ जाते हैं FCAT में कभी कभी, तो आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। देखो कोलंबिया, जो लंबे लोग होते हैं उसका अपोजिट क्या होता है, जो छोटे लोग होते हैं, जो बुगोटे होते हैं, बुगोटा, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको याद करवाया था। वेनेजुला में मैंने कैसे याद करवाया था, देखो वैन आ रहा है, वैन, ठीक है, तो इसका आएगा कार, वैन और कार, इस तरीके से मैंने याद करवाया था। तो आपको मेरे ख्याल से जो बच्चे मैपिंग में एनरोल्ड है उनको वो ये वाली वीडियो
ना ही देखें, क्योंकि उनको सब ये सब याद होगा, ठीक है। और एक बार इसको रब कर देते हैं फिर से, हम कम पढ़ रहे थे अभी यहाँ पे ग्रासलैंड्स। तो यहाँ पे कौन सा ग्रासलैंड आता है, अभी मैंने बताया आपको डबल एल वाला, लानोज, ठीक है। सिर्फ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये रटना है क्या, कि कोलंबिया लंबे और वैन, लंबे लोग वैन में बैठ के जाते हैं, उनके एल एल, ठीक है, याद हो गया होगा, एल एल लगते हैं उनके। लानोस, लानोस एक बार बोलोगे याद हो जाएगा, लानोस, ठीक है। अब एक बार इसका यहाँ से हटाते हैं, इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं। अब आप मेरे को बताएंगे, यहाँ पे एक मैंने भी पढ़ाया था, आपको याद हो गया होगा, वन क्या था यहाँ पे, प्रेरीज, क्या बात है। उसके बाद आप मेरे को बताएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे मेरे को 3 बताएंगे। मैंने यहाँ पे कितने सारे बताए हैं आपको, जल्दी से बताओ। यहाँ पे आपको 3 सी बताएं, एक यहाँ पे बताया है टीना वाले में, और एक यहाँ बताया है, जल्दी से। यहाँ पे डबल एल है, यहाँ पे 3 सी है, यहाँ पे क्या है, पास हो जाती है वो, पम पास, ठीक है, पम पास, याद याद रहेगा ये वाला, ठीक है। उसके बाद मैंने और क्या बता दिया आपको, यहाँ बता दिया, देखो ऑस्ट्रेलिया में हमेशा विकेट गिरते हैं तो क्या बोलते हैं उनको, डाउन हो गया, 1 विकेट डाउन, 2 विकेट डाउन। न्यूजीलैंड में टॉफ़ी बनती है, कौन सी, कैंटरबरी, कैंटरबरी, ठीक है। ये भी याद हो गया होगा, ये भी याद हो गया, सारे ग्रासलैंड याद हो गए। अब हम चल रहे हैं ऊपर वाले जो कॉन्टिनेंट बच गए हैं। ये देखो, ये क्या गया आपका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो मेरे ख्याल से आपको मैप में इतना तो पता चल ही रहा होगा ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। इस वाले कॉन्टिनेंट में 2 आपको याद करने हैं, देखो एक हो गया वेल्स, यहाँ पे ये वाला जो रीजन है पूरा, यहाँ पे आता है वेल्ड। देखो वेल्ड का मतलब अफ्रीका में होता है मैदान, ठीक है, फील्ड्स, ठीक है। तो उसी टाइप के ग्रासलैंड है यहाँ पे, वेल्ड्स ग्रासलैंड, ठीक है। अब ये कैसे याद होंगे वो बाद में याद करवाऊंगा, पहले एक और जो दूसरा में यहाँ पढ़ना है, ये वाला दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पे ग्रीन ग्रीन ये वाला पूरा एरिया है, ये पूरा, ये पूरा, ये सब पूरा। तो इसमें आपको ये इतना तो पता चल गया होगा कि यहाँ से भाई वो कंट्री नहीं पूछेगा, ठीक है। ये आपका हो गया सवाना, इंपॉर्टेंट है दोनों, सवाना ग्रासलैंड और वेल्स। तो यहाँ पे वेल्स में भी बहुत सारी कंट्री आ रही है, तो यहाँ से भी वो कंट्री नहीं पूछेगा, सीधी सीधी बात है, तो वो कॉन्टिनेंट पूछेगा। तो आपको कॉन्टिनेंट 2 पता होना चाहिए, अफ्रीका के अंदर सवाना और वेल्स है, ठीक है, याद रहेगा ये। नेक्स्ट आगे चलें, देखो अब यहाँ पे आ जाते हैं, जो ये वाला रीजन है दिख रहा है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आपको एक बार मैप पे इसको मैं मार्क कर देता हूँ, अगर आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा, थोड़ा सा चाइना का भी एरिया जाता है ये वाला, मतलब पूरा ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टेपीज, स्टेपीज ग्रासलैंड, ठीक है, स्टेपीज ग्रासलैंड। अब गाइस यहाँ से आपको ये तो पता चल गया होगा, यहाँ से भी क्वेश्चन क्या नहीं आने वाला, कंट्री वाला नहीं आएगा, क्या पूछेगा, स्टेपीज, या तो ये पूछ सकता है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ग्रासलैंड कौन सा है, स्टेपीज, दिख रहा है वो तो आपको, दिख भी रहा होगा, सबसे बड़ा कौन सा है, स्टेपीज है। इसका दूसरा नाम क्या है, या तो इसको ये बोल सकते हैं यूरोप का, यूरोप और रशिया में आता है ना, यूरोप में भी आता है, रशिया में भी आता है, इस तरीके से बोल सकते हैं, या इसको यूरेशिया बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यूरेशिया। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दूसरे कलर से, इसको लिखते हैं हम, ब्लैक कलर से दिखाई देगा आपको, देखो यूरेशियन स्टेपीज, यूरोप, देखो यूरेशियन में यूरोप भी आ गया और एशिया भी आ गया। यूरोप ये वाला कॉन्टिनेंट है, ये पूरा यूरोप है, और ये पूरा क्या है, एशिया, एशिया इंडिया एशिया में आता है, इतना तो मेरे ख्याल से पता होगा आपको। तो ये हो गया यूरोप, ये हो गया एशिया, तो इसको यूरेशियन स्टेपीज बोल देते हैं। इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, सबसे लार्जेस्ट भी यही है, रब कर रहा हूँ मैं यहाँ से अब इसको, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपको सभी कुछ याद हो गया है, और कुछ बच गया क्या, देखो अब सिर्फ एक जो कंट्री है जो इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे थोड़ा जूम करता हूँ मैं, ये आपका यूरोप आ गया। यूरोप में आपको ये कंट्री दिखाई दे रही है, हंगरी, हंगरी मतलब बुका, ठीक है। इसको कलर से दूसरे से कर देते हैं, ये वाली जो कंट्री दिखाई दे रही है ये, तो हंगरी की केवल एक अंदर ग्रासलैंड है, केवल वो हंगरी, हंगरी के अंदर आता है, उसका नाम है पुस्ताज, ठीक है। देखो जो भी लोग भूखे होते हैं वो पूछते रहते हैं यार खाना कहाँ मिलेगा, खाना कहाँ पे मिलेगा, अच्छा खाना कहाँ मिलता है, साउथ इंडियन फूड कहाँ मिलता है ना, इस तरीके से पूछते रहते हैं, तो पूछताछ, ये पूछताछ करते रहते हैं जो हंगरी लोग होते हैं, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। याद हो गया, तो हंगरी के अंदर क्या क्या हो गया, पूछताछ हो गया, याद रहेगा ये, ठीक है। और अब एक लास्ट है आपका गाइस, लास्ट एक और है, बच गया है, इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, यहाँ चलते हैं, देखो चाइना और मंगोलिया, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे, इस तरीके से देखो गाइस, आपसे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पूछने वाला आपके एग्जाम में, तो इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। चाइना और मंगोलिया दोनों के रीजन में यहाँ पे ग्रासलैंड पड़ता है, उसका क्या नाम है, इसको, इसका नाम है मंचूरियन। आप मंचूरियन खाते हैं, मंचूरियन, अगर ये एग्जाम में वाइज इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन अगर आ गया तो बोलेंगे ये कौन सा ग्रासलैंड है ना, तो आपको थोड़ा याद हो सकता है, जो मंचूरियन है ये चाइना साइड से और मंगोलिया साइड से आया है, तो ये रहा चाइना, इसी के ऊपर मंगोलिया, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, यहाँ से दिखाई देगा आपको, ये देखो एक सेकेंड, ये रहा, ये रहा अपना इंडिया, दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये आपका चाइना हो गया, ये रहा मंगोलिया। तो यहाँ पे यहाँ पे इस वाले रीजन में मंगोलिया और चाइना की बाउंड्री पे आता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन जल्दी से फ्रेम नहीं होगा मंचूरियन वाला, क्योंकि अगर देगा तो सिर्फ एक कंट्री देगा ऑप्शन के अंदर, या तो चाइना देगा या मंगोलिया देगा, दोनों नहीं देगा कहीं भी, ठीक है।
दोनों देगा तो सीडीएस वाले एग्जाम में देगा, ठीक है। तो आपको वो उतना लेवल का नहीं है। एफकैट में सीधा स्टैटिक आएगा, क्या आएगा, आपका एफकैट हो, है ना, आर्मी की वो एसीसी एंट्री होती है, तो इन सभी के अंदर सीधा पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आते हैं। घुमाने की क्वेश्चन बिल्कुल भी घुमाएगा नहीं, क्वेश्चन को सीधा पूछेगा कि कहाँ पे मिलता है, ठीक है। इसको यहाँ से रब करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको सारे के सारे याद हो गए होंगे। अब देखता हूँ मैं आपको कितने याद है, ठीक है। चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। एक पेज लेते हैं, सब कुछ लिखवा दूंगा लास्ट में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे कोई क्या हो गया, मंचूरियन, ठीक है। उसके बाद हंगरी में कौन सा था, यहाँ पे हंगरी कंट्री थी, इसलिए क्या इसमें रब करना पड़ता है हर एक मिनट बाद। हंगरी में क्या था, वो पूछता रहता है, पुस्ताज, ठीक है। और हंगरी के बाद यहाँ पे लंबा से क्या था, स्टेपीज़, पूरे में यूरेशियन स्टेपीज़, वो तो मेरे ख्याल से आपको याद होगा, ठीक है। और नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे कौन सा था, सवाना, यहाँ पे वेल्स, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में डाउन था, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी था, ठीक है। और यहाँ बता दो चलो, कनाडा और यूएसए में, कनाडा और यूएसए में कौन सा था, जल्दी, पैर पैर पढ़ते ना, प्रेरीज, ठीक है। यहाँ पे क्या था, डबल एल लानोस, फिर ट्रिपल सी कैंपोस कटिंगा सेरेडोस, फिर क्या था, टीना पास नहीं होती, पंपास, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको सारे ग्रासलैंड याद हो गए हैं, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। चाहिए तो ये लो, अब मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इसको। क्या आ गया, पहला हो गया प्रेरीज ग्रासलैंड, फिर आप बताओगे पंपास कहाँ पे है, अब आप ही मेरे को बता दोगे डाउन्स कहाँ पर है, ठीक है। अब मेरे को बताओगे आप सवाना कहाँ पर है। उसके बाद हो गया कैंपोस, 3 सी जो थे, ठीक है, 3 सी, कैंपोस कटिंगाज और सेरेडोस, लिखना है सब आप। उसके बाद हो गया पुस्ताज, फिर क्या हो गया, वेल्ट्स, ठीक है। वेल्ट के बाद आप मेरे को बताओगे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वेल्ट्स के बाद आप मेरे को बताओगे स्टेपीज़ कहाँ मिलता है। उसके बाद मंचूरियन कहाँ मिलता है। मंचूरियन के बाद क्या पड़ा था, एक बच गया कैंटरबरी और लेनोस। फटाफट बता दो कहाँ पे कौन कौन सा मिलता है। देखो, अगर कॉन्टिनेंट पूछेगा तो ये साउथ अमेरिका मिलता है, अगर कंट्री पूछ ले तो क्या, कोलंबिया प्लस वेनेजुला। कोलंबिया की राजधानी क्या था, बोगोटो। वेनेजुला की क्या राजधानी थी, बताई थी, कैपिटल क्या बताया था मैंने, वैन के साथ कार आता है, कारगस, ठीक है। और कैंटरबरी बताओ, कैंटरबरी कहाँ मिलता है, न्यूजीलैंड। मंचूरियन कहाँ मिलता है, मंगोलिया, मंगोलिया प्लस चाइना, दोनों मिलता है। स्टेपीज तो आपको पता है कहाँ मिलेगा, पूरे यूरोप में प्लस एशिया में, बता रखा है मैंने अभी, ठीक है। प्रेरिस कहाँ मिलेगा, यूएसए प्लस कनाडा, ठीक है। इनके हम पैर पढ़ते हैं जाके, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं प्रेरिस। पंपास, पंपास पास कौन होती है, टीना, लड़की थी, इस तरीके से याद करवाया था, अर्जेंटीना, ठीक है। मेरे ख्याल से ये तो याद होगा। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया बताया था मैंने, सवाना और वेल्ड्स, ये दोनों कहाँ मिलते हैं, अफ्रीका। ट्रिपल सी कहाँ मिलता है, ब्राज़ील में। पुस्ताज कहाँ मिलता है, हंगरी में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सारे के सारे आपको याद होंगे, एक बार अच्छे से एक पेज के अंदर थोड़ा सा, मतलब विद इन सेकंड से सब आपको याद हो गया है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में आएगा, पक्का आएगा, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये फिक्स क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएंगे, तो इस पर फोकस करके एक बार वीडियो देख लें, 2x पे याद हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।